अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में आपके साथ। नाज़रीन, हम हर इतवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ के बारे में, यानी किसी भी बीमारी होने की वजूहात, अलामात, इलाज, मौलज, एहतियाती तदाबीर और ग़िज़ाई एहतियात के बारे में इस प्रोग्राम में आपको अवेयरनेस दी जाती है। क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ मुख्तलिफ डिजीज़ के स्पेशलिस्ट से और ख़ासकर उन लोगों से जिसका ताल्लुक मेडिकल की किसी भी फील्ड से होता है। और हम मुख्तलिफ बीमारियों पर आपको डिटेल से अवेयरनेस दे चुके हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करें वो बहुत अहम टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कैंसर के हवाले से और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। और चूंकि ये अक्टूबर का महीना और अक्टूबर का महीना इस बीमारी के लिए मुख्तस है और पिंक रिबन इसका सिंबल है। इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपसे उनका तारुफ कराती चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर मकबूल, जो ऑनकोलॉजिस्ट हैं किरण हॉस्पिटल के, इसके साथ हेड ऑफ ऑनको डिपार्टमेंट इन किरण हॉस्पिटल। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? और मेरी जो अगली गेस्ट हैं जिनसे हम जो है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से डिजीज़ पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर जवेरिया इफ्तिकार, जो कि जनरल एंड ब्रेस्ट सर्जन हैं। अपने मुंह इस मेहमान को खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं? ठीक ठाक? आप दोनों की आमद के जनाब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं कैंसर के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से स्पेशली। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कैंसर है क्या और होता क्यों है? कैंसर एक एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। जैसे जिस्म के अंदर सेल्स बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, लेकिन उसका एक मिक़दार होती है कि जितने बन रहे हैं उतने टूट रहे हैं। लेकिन अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती चली जाए, एक सेल जो है 1 लाख 1 करोड़ सेलों में कन्वर्ट हो जाए और उसकी मिक़दार में उतने ना टूटें और वो सेल एबनॉर्मल भी हों, काम के भी ना हों, तो जो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। अच्छा, देखिए, कैंसर का चूँकि कहते हैं कि ट्रीटमेंट मतलब क्योर नहीं होता ये, तो जो मुख्तलिफ कॉजेज़ हो सकते हैं कैंसर होने की, वो मुझे बताएं कि क्या ऐसी वजूहात हैं? देखिए, कैंसर की बहुत सारी वजूहात हैं। अगर हम जनरल कैंसर की बात करें तो हमारे माशरे में जो तंबाकू का इस्तेमाल है और जो है कलरिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल है, जैसे आजकल हम जो पैक्ड मटेरियल के ऊपर जो है पैक्ड आइटम्स खाने की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो गए हैं, जिनके अंदर उनको रंग देने के लिए या बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए रंग डाले जाते हैं। फूड कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। फूड कलर्स आमतौर पे काफ़ी महंगे होते हैं, तो जो ये वेंडर्स होते हैं या बनाने वाले आमतौर पे टेक्सटाइल कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा। तो ये टेक्सटाइल कलर जो होते हैं सारे के सारे केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स हैं। ओके, तो इसकी डिफरेंट वजूहात मतलब आप कहते हैं कि ये भी हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं कि अगर हम कवानीन कुदरत से इनराफ करते हैं तो भी हमारे जिस्म में तब्दीली में गड़बड़ शुरू हो जाती है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपना खुराक को ज़्यादा कर लें, अपना वज़न एक हद से ज़्यादा बढ़ा लें, हमारा उठने बैठने का स्टाइल मुख्तलिफ हो जाए, हम धूप में ना जाएं, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए और हम अपना वज़न बहुत ज़्यादा कर लें या बहुत कम कर लें, इन सारी वजूहात की बिना पर जो है कैंसर होने के खतरात होते हैं। ठीक है। नाज़रीन, हम बात करें कि अल्लाह ताला ने जो हमें ये जिस्म अता किया, उसका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है और हम जब ही सेहतमंद रह सकते हैं कि जब हमारे जिस्म के तमाम ऑर्गन सही तरीके से काम करें। और अगर अल्लाह ना करे, जो कि आजकल की जो बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल रही है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, हमारा पाकिस्तान या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रही है, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। लेकिन चूँकि अक्टूबर का पूरा महीना इस बीमारी से आगाही के लिए मख्तस किया गया, पिंक रिबन इसका सिंबल है, तो इसी हवाले से हम डॉक्टर साहिबा से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आप सबसे पहले मुझे तो ये बताएं कि ये ब्रेस्ट कैंसर क्या है और ये क्यों होता है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कि तमाम कैंसर्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, इसी तरह ब्रेस्ट का जो कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। इनके अंदर जो कॉजेटिव रीजंस हैं, इसमें कुछ रीजंस हम कहते हैं हमारे कंट्रोल के अंदर है आसान अल्फाज में, और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। जैसे कि सबसे पहले जब हम औरत होना इट्सेल्फ एक रिस्क है बहुत बड़ा, ठीक है। देन उसके अंदर फर्दर अब आप जाते हैं, एज एक रिस्क फैक्टर है। लैक्टेटिंग अगर मदर है या बेबी हुआ है खातून का, तो वो प्रोटेक्टिव कहलाता है। ऐसा नहीं है कि अब कि आप कैंसर फ्री हैं, बट प्रोटेक्टिव होता है कि दूध पिलाने वाली ख़वातीन के लिए प्रोटेक्टिव है। ये वो चीज़ें हैं जो आपके बस में नहीं है। बेबी होना आपके बस में नहीं है, ये एक रिस्क फैक्टर होता है कि जिनकी शादी बेबीज नहीं हुए या आपकी अर्ली मेनार्की यानी कि माहवारी जल्दी शुरू जाना और देर तक रहना, नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा होना, ये एक रिस्क फैक्टर होता है। ये वो सारी चीजें जो हमारी जेनेटिक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, वो फैमिली रिलेशनशिप सही। तो फैमिली हिस्ट्री, ये वो चीजें हैं जो हमारे इख्तियार के अंदर नहीं है। एंड इसके अंदर अदर जो रिस्क फैक्टर्स जो इख्तियार के अंदर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ओबेसिटी है, वजन का बढ़ जाना,
डाइटरी हैबिट्स हैं, इन सब चीज़ों में ये वो चीज़ें, OCPs का कंजम्पशन है, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिस्क फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है इसके अंदर। सही सारा मसला। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताइए, जब किसी को ब्रेस्ट कैंसर होता है क्या अलामत आना शुरू होती हैं? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर की जो अलामात हैं उनके अंदर कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम पेशेंट को रिपीटेडली कहते हैं। सबसे पहले गुठली का नुमायाँ होना, ठीक है, निपल का अंदर की तरफ खिंच जाना, उसके अंदर से कोई खूनी मवाद आना, अच्छा, बगल के अतराफ में या ब्रेस्ट के अतराफ में कहीं आपको कोई सिस्ट वगैरह कोई हो। गुठली, सिस्ट नहीं, एक्चुअली गुठली है। अच्छा, सिस्ट इज अ टाइप ऑफ लंप, ठीक है ना। सेकेंडली ये कि कोई स्किन में ऐसी अनयूजुअल चेंज आ जाना, कोई थिकनिंग हो जाना, कोई एडिमा, मतलब हम मुंह पिक करते हैं उसको अपीयरेंस को, तो वो चीज़ें जो, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हमने थोड़ा सा नोटिफाई करना है कि वो चीज़ें हैं जिनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर ये आप मुआयना करते हैं अपना बाकायदगी से, जो हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के मुतालिक पेशेंट्स को गाइड करते हैं, अगर वो ये कर रहे हैं और इसके अंदर कोई भी इस तरह के अलामात हैं तो दे नीड टू गो कम अर्ली, हमारे पास जल्दी आए। अच्छा, ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम अलामात कैंसर की ही अलामात हो, इसमें से बहुत सारे अलामात नॉर्मली फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो एक कुदरती तौर पे हमारे ब्रेस्ट में चेंजेस एज के साथ, लैक्टेशन, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, इन सब में आ रही होती है, वो भी होती हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई चेंज आ रही है जो आपकी समझ से थोड़ा बाहर है, और आपको लग रहा है कि कुछ सस्पिशियस हो सकता है, तो उसमें बेहतर ये कि यू शुड, आप आगे आइए और उसकी तशखीस कराइए डॉक्टर से। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहबा ने हमें बताया कि देखें, बात क्या होती है कि परवरदिगार आलम ने जो हमें हमारा जिस्म बताया कि हर औरत, हर बच्ची, हर लेडी ये जानती है कि उसके जिस्म की रंगत और बनावट कैसी है। अगर अल्लाह ना करे आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस करें, कोई रेडनेस, बर्निंग, सॉइलिंग, ईचिंग, ये ब्रेस्ट के एरिया में, तो किसी किस्म की कोई सिस्ट हो, कोई लम्स हो, तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, बीमारी छोटी हो, इब्तिदा में पता चल जाती है तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, वो बीमारी ट्रीट की जा सकती है। तो कोशिश करें कि अगर कभी ऐसा कुछ फील करें तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और क्योंकि ये पूरा महीना हमें आगाही के लिए मुख्तस किया गया ताकि हम आज की घड़ी से लेकर ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक अपना मुआयना करते रहें। ठीक है ना डॉक्टर साहबा, ऐसे ही है ना? अच्छा डॉक्टर, आपके पास आती हैं डॉक्टर आमिर, मुझे एक बात बताइए कि मेल और फीमेल्स में अगर कैंसर्स की बात करें तो ज़्यादा कैंसर्स कौन से आपके पास आते हैं? फीमेल्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर आता है। अच्छा, अगर 100 फीमेल पेशेंट आएंगे तो उसमें से 35 से 45 ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट होंगे। मेल्स के अंदर मुंह और गले का कैंसर ज़्यादा आम है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ गुटखा, तंबाकू, पान का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, नस्वार, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मुंह के कैंसर का सबब बनते हैं। अच्छा। इसके अलावा आंतों का कैंसर, अंडेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, और ग़िज़ा की नाली का कैंसर, मैदे का कैंसर, और अब जो है अब जिगर का कैंसर भी काफ़ी हेपेटाइटिस सी के फैलने की वजह से जिगर का कैंसर भी बहुत आम होता जा रहा है। आम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, मैंने कुछ केसेस इस तरीके से रिपोर्टिंग देखी कि जो कोविड में वैक्सीनेशन की गई, स्पेशली बूस्टर डोज लगाई गई, उसके बाद के कुछ इफेक्ट्स में इस टाइप के केसेस आए आपके पास? कैंसर हो गया लोगों को जिगर का? इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जिगर का कैंसर हमारे पास, जिगर का कैंसर के ओवरऑल रिजल्ट अच्छे नहीं है। अच्छा, तो आमतौर पे वो जिगर के जल्दी लिवर फेलियर में चला जाता है, लोग जिगर के डॉक्टर के पास जाते हैं, कैंसर के डॉक्टर के पास कम आते हैं। अच्छा, तो उसको हम कोई कोरिलेट नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, जब ये कैंसर की अलामत आना शुरू होती हैं तो किस तरीके से अलामत आती हैं? अगर मेल की बात करूँ को मुंह का कैंसर हो रहा है या फीमेल्स में, तो इस टाइप का बताएं मुझे। मुंह के कैंसर के अंदर, मुंह के अंदर कोई छाला हो जाए जो हफ्ते 2 हफ्ते तक ठीक ना हो, मुंह से खून आना शुरू हो जाए जो अच्छा। हफ्ते 2 हफ्ते तक ठीक ना हो, अच्छा, या फिर आवाज़ में मसला हो जाए, या सांस के अंदर मसला हो जाए, खाना निगलने में मसला होने लगे, या गले में दर्द होने लगे, गले में गिल्टियों का हो जाना, या मुंह पे, चेहरे की जिल्द पे या गले पे या होंठों पे कोई छाले का हो जाना जो सही ना हो रहा नॉर्मली, हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा। अच्छा, छाले तो हम सबको होते हैं, लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। पेट की हीट से भी होते हैं, स्टमक की डिस्टर्बेंस से। जी, जी, अच्छा, यानी कि 2 वीक्स में तकरीबन सही हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर हमें ज़रूर जो है किसी सर्जन को दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कैंसर के डॉक्टर को दिखाएं, सबसे पहले तो सर्जन के पास जाएगा, फिर सर्जन उसको देखेगा, उसके अगर कोई बिनाइन मासूम वजह पता चलेगी तो वो उसका खुद ही इलाज कर लेगा, और अगर मासूम वजह नहीं होगी तो फिर उसकी बायोप्सी करेगा, बायोप्सी में कैंसर आएगा तो फिर वो हमारे पास भेजेगा। ठीक है नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि हमें अपने आप को एग्जामिन करते रहना चाहिए कि अपने जिस्म, अपने चेहरे का, मुंह के अंदर का मुआयना
करते रहना चाहिए? कोई भी ऐसी नई चीज़ जो 2 वीक्स से ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में मौजूद है, वो तकलीफ दे रही है, तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसके बाद वो फैसला करेगा कि आया आपको किसी कैंसर स्पेशलिस्ट के पास भेजना है या किसी जनरल सर्जन के पास। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे एक बात बताइए, कोई पेशेंट आपके पास आई, उसने आपको अलामात दी, आप कैंसर डायग्नोज करने के लिए कौन सी आपको मतलब जब शक हुआ कि कैंसर है तो कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं? हमारे ना टर्मिनोलॉजी में एक टर्म यूज़ होती है ट्रिपल असेसमेंट। ट्रिपल असेसमेंट ब्रेस्ट की जितनी भी सिम्टोमोलॉजी के साथ पेशेंट आता है उसके अंदर हम ट्रिपल असेसमेंट करते हैं। पहले उसकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन, सेकंड पार्ट के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि मैमोग्राम है, अल्ट्रासाउंड है, एज रिलेटेड 40+ है तो मैमोग्राम के लिए भी गो अहेड विद दैट, और अगर 30 लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज है तो हम अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करते हैं। और उसके बाद जो थर्ड पार्ट इस ट्रिपल असेसमेंट का है वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस। अच्छा। यानी कि कोई किस्म की बायोप्सी करना, किसी किस्म का गोश्त का टुकड़ा निकाल के टेस्ट के लिए भेजना। ये तीनों चीज़ें मिला के हमारी ट्रीटमेंट मतलब डायग्नोसिस का प्रोटोकॉल है हमारा, स्पेसिफिकली ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स के साथ जब होता है। अच्छा अच्छा। तो बायोप्सी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें से। और पेशेंट हमारे पास फर्स्ट स्टेज में तो ट्रिपल असेसमेंट के फर्स्ट पार्ट में तो आ रहा होता है, सेकंड और थर्ड के लिए उसको मनाना जो है वो एक मसला होता है। अल्ट्रासाउंड तक तो पीपल लोग करा लेते हैं, लेकिन मैमोग्राम के लोगों के बड़े मिथ्स है। लोगों का कहना ये है, मिसकंसेप्शन होता है कि इससे फैल जाएगा, ये बहुत तकलीफ दे अमल है, जो होती और मैमोग्राम आप कराएंगे तो बहुत ही खतरनाक, इसकी शुआएं बहुत खतरनाक है, और इसका मतलब है कि मुझे 100% कैंसर हो ही गया है मतलब मैमोग्राम कराने का। और बायोप्सी से रिलेटेड तो आप ना ही पूछें कि जो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट को मैमो के बाद हम नेक्स्ट विजिट में बायोप्सी के लिए गाइड करते हैं, क्योंकि अगर उसी विजिट में हमने गाइड कर दिया तो वो मैमोग्राम भी नहीं करवाएंगे। अच्छा, ये भी होता है। बायोप्सी से तो बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों का है कि ये फैल जाना है। हम लोगों को यही समझाते बस लोगों के जहन में ये भी है ना ख़वातीन के, अगर टेस्ट करवा लिया तो होना ही होना है, हो ही गया, हो ही जाना है। असल में देखें, जैसे अभी शुरू में आपने बिल्कुल कहा कि कैंसर का लाइलाज नहीं है। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर में तो सबसे अच्छे क्योर रेट है। डॉक्टर साहब मुझे सर्वाइवल रेट जब रीइंफोर्स करेंगे इसके साथ, सर्वाइवल रेट्स बहुत अच्छे हैं अर्ली डायग्नोसिस के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो पेशेंट्स टर्न अप कर रहे होते हैं वो स्टेज 2 से ऑनवर्ड्स 3 और 4 में आ रहे होते हैं। स्टेज 1 वाले तो बहुत ही रेयरली हमारे पास टर्न अप करते हैं, और बाहर के ममालिक में सर्वाइवल रेट इसलिए बेहतर है इन चीज़ों का। और हमारे पास पेशेंट्स टर्न अप ऐसे करते हैं, फिर उनको मनाना है मैमोग्राम के लिए, देन बायोप्सी के लिए, और बायोप्सी से रिलेटेड तो ऐसे मिसकंसेप्शन है कि ये फैल जानी है। फिर मैं उनका ये भी है ना कि निडल लगेगी तो डेफिनेटली स्प्रेड हो जाएगा। मैं फिर उनको बैठ के ये समझाती हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि देखिए आई पुट इन टाइम, मैं टाइम दे के उनको ये समझाती हूँ कि देखिए नीडल ना भी लगेगी ना तो ये कुछ दिन में लोकली एडवांस हो जाएगा, स्किन के ऊपर आ ही जाना है। तो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन नेचुरली हमें कोई जादू तो नहीं आता। उसको अंदाज़ा लगाने के लिए कि वो किस नौइयत की गुठली है, आइदर बेज़रर है या फिर खतरे वाली है। कैल्शियम सिस भी तो हो सकती है डेफिनेटली, बिल्कुल हो सकती है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए या तो कोई सुई वाली बायोप्सी जिसको हम 2 कट कोर बायोप्सीज कर रहे होते हैं, या कोई हम एक्सिजनल बायोप्सीज गुठली को निकाल के टेस्ट कर ले, या एक छोटा सा टुकड़ा ले लें इंसिजनल कर ले। मतलब मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन किसी के लिए मरीज़ राज़ी हो जाए। अच्छा, बहुत लोग बड़े विजिलेंट होते हैं, मतलब होशियार भी है मरीज़। हम ये अवेयरनेस सेशन से पिछले कुछ सालों में ये बहुत फ़ायदा हुआ है कि सोशल मीडिया का दौर है जो हर कोई अवेयरनेस के लिए देख लेता है। बिल्कुल, पेशेंट आपके ऊपर किसी ना मसले के साथ भी आ रहे होते हैं इस कंसर्न के साथ कि आप हमें देख लें और हमें सिखा दें कि करना क्या है, अपने आप को कैसे जो ना एग्जामिन करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए कि किस एज के पेशेंट्स आपके पास ज़्यादा आ रही होती है, ख़वातीन लड़कियां या ओल्ड एज होती, क्या ये सिलसिला है? देखिए असल में एज तो हमारे पास जो जिनमें हमें पॉजिटिव फाइंडिंग्स लग रही होती है ब्रेस्ट कैंसर की, वो ज़्यादातर 40 से बड़ी उम्र की ख़वातीन होती हैं। सही। लेकिन आते पेशेंट्स हमारे पास तमाम उम्र के साथ हैं। आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज भी हो रहा है, डॉक्टर साहब अगेन रीइंफोर्स करेंगे कि यंगर फीमेल्स भी हमारे साथ ब्रेस्ट कैंसर के साथ टर्न अप हो रही हैं। और जैसे कि हम पहले कहते हैं ना कि लैक्टेशनल जो है वो प्रोटेक्टिव हो जाएगी या बच्चे हो जाना प्रोटेक्टिव है, लेकिन आजकल तो डॉक्टर साहब 4 बच्चों की अम्माओं को हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं ये आई एम रीइंफोर्सिंग कि ये बिल्कुल ऐसी है कि हमारे पास पेशेंट्स जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, सबको लैक्टेट भी कराया, फैमिली हिस्ट्री भी नहीं है, वो भी टर्न अप करती है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है नाज़रीन, जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बताया, देखें अपने आप को एग्जाम किया करें, एग्जाम मतलब अपने आप का मुआयना किया करें और अंदाज़ा किया करें कि जो परवरदिगार ने हमें जिस्म दिया है उसकी बनावट और उसकी रंगत में अगर कोई तब्दीली है जो एक नॉर्मल से हट के फील करें तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके साथ शर्माने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, छोटी चीज़ जल्दी ट्रीट हो जाती है, ना कि आप टेंशन और डर और खौफ से उस चीज़ को बढ़ा लें कि डॉक्टर भी कहे कि अब ये ट्रीट नहीं हो सकता। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर और डॉक्टर जवेरिया इफ्तिखार जो आपको बता रहे हैं कैंसर के हवाले से और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, क्योंकि ख़वातीन में ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए ज़रूरी है कि हम आपको अवेयरनेस फराम करें। इस छोटे से टाइम में आपको जितनी ज़्यादा मालूमात दे सकें हमारे लिए इतनी खुशी की बात है। अच्छा डॉक्टर आमिर, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप मुझे एक बात बताएं कि जब कोई मरीज़ आपके पास आता है और जब डायग्नोस हो जाता है कैंसर है, तो आप क्या कहते हैं कि सर्जरी बेहतर है, कीमो बेहतर है, क्या सेशन है, इस हवाले से मुझे बताएं। देखिए, कैंसर का इलाज वन मैन शो नहीं है। अच्छा, ये ठीक। टीम वर्क है। अच्छा। टीम वर्क में इसमें सर्जरी भी होगी, कीमो भी होगी, रेडिएशन भी होगी, हार्मोन भी होगी, टारगेटेड थेरेपीज भी अब अवेलेबल हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जब साथ मिलती हैं तो फिर रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अच्छा, सिर्फ सर्जरी काफ़ी नहीं है, सिर्फ कीमो काफ़ी नहीं है, सिर्फ रेडिएशन काफ़ी नहीं है, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस पेशेंट मुख्तलिफ आपके बदलते हैं। पास आ गया, अब आपको उसको फर्स्ट साइकोलॉजिकली पहले प्रिपेयर करना है कि आपको ये है, और जब पेशेंट को बताया जाता है तो बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होती है, तो किस तरीके से मैनेज करते हैं? देखिए, हाँ, पेशेंट हमारे पास जब आता है उसके पास बायोप्सी की रिपोर्ट होती है कि मैडम के पास से सर्जरी करा के बायोप्सी करा के आ गए, उन्होंने हमारे पास भेज दिया। सबसे पहले हमें उसका स्टेज पता करना पड़ेगा कि बीमारी लोकल है या फैली हुई है। अच्छा। अगर वो छोटी सी गलतियाँ फैली हुई नहीं है, जिगर में नहीं गई हुई, फेफड़ों में नहीं गई हुई, हड्डियों में नहीं गई हुई और जिस्म के किसी हिस्से में सरायत नहीं की गई है, तो बीमारी लोकल है या फैली हुई है, तो उसका इलाज उसके हिसाब से होता है। अगर बीमारी फैली हुई नहीं है या फैली हुई, दोनों सूरतों में कीमोथेरेपी पहले लग सकती है। अच्छा। कीमोथेरेपी के ज़रिए उसकी बीमारी को कोशिश की जाती है कि वो छोटी हो जाए, सुकड़ जाए। जब कीमो के ज़रिए वो छोटी हो जाएगी तो उसके बाद फिर सर्जन का रोल आता है। सर्जन उसकी सर्जरी करेगा। सर्जरी के बारे में जो है डॉक्टर जवेरिया आपको ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि सर्जरी में कितनी तरह की सर्जरी होती है। तो सर्जरी के बाद फिर उसके बाद उसकी रेडिएशन कुछ फीसद में होती है, और फिर उसके बाद अक्सर मरीज़ों को एक गोली खाने की ज़रूरत पड़ती है जो कि 5 से 10 साल तक खानी पड़ती है। अच्छा, जो आप हार्मोन्स के हवाले से कोई बात, हार्मोन्स की गोली जो है 5 से 10 तो साल तक डॉक्टर खानी साहब पड़ती कीमो कराने के लिए कितने सेशंस होते हैं? डॉक्टर जब क्या डिसाइड करता है कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से होगा या ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड होने ही होने होते हैं, इस हवाले से? देखिए, ये टाइप ऑफ कैंसर पे डिपेंड करेगा, इन सीटू है या अंदर जो है जड़ों वाला कैंसर है या इन सीटू है। अगर जो है इन सीटू कैंसर है तो उसके अंदर तो सर्जरी के बाद सिर्फ टैबलेट चलेगी और कुछ भी नहीं होगा, कीमो नहीं होगी। अच्छा। लेकिन अगर वो जड़ों वाला कैंसर, उसकी जड़ें हैं और वो फैलने के उसके अंदर इम्कानात मौजूद हैं, तो उसके अंदर फिर कीमोथेरेपी होगी। अच्छा, ठीक है डॉक्टर साहब, इस कीमो के हवाले से भी जानेंगे कि पहले और बाद की क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आती हूँ। एक पेशेंट आ गई है, उसको डायग्नोस हो गया जी कैंसर है ब्रेस्ट, अब आप स्टार्ट कैसे करती हैं ट्रीटमेंट? सर्जरी करती हैं, क्या करती हैं? जैसे कि डॉक्टर साहब ने रीइंफोर्स किया कि देखें, बायोप्सी जब हमारे हाथ में आती है ना, उसके बाद एक तो हम जब बायोप्सी कराते हैं तो कुछ रिसेप्टर स्टेटस कराते हैं हम, जो कि ज़्यादा हेल्पफुल ऑन्कोलॉजिस्ट के लिए होते हैं, लेकिन वो हम कराते हैं। हम स्टेज करते हैं डिजीज़ को, कुछ सीटी स्कैन चेस्ट एब्डोमेन का, बोन स्कैन कराते हैं, सीटी ब्रेन कराते हैं, देखने के लिए कि ये जो ब्रेस्ट का ट्यूमर है ये कहीं और तो मेटास्टेसिस नहीं कर गया, क्योंकि ये जो है ब्लड के जरिए डिस्टेंट ऑर्गन्स में चला जाता है। लिम्फेटिक्स के जरिए बगल में तो जा ही रहा होता है और लोकली एडवांस हो रहा होता है, लेकिन ब्लड के जरिए ये और आज़ा के अंदर जा रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको स्टेज करना है। अच्छा। स्टेज आइडेंटिफाई करने से ट्रीटमेंट ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। सेकेंडली ये कि अगर तो लोकलाइज्ड है, ब्रेस्ट तक ही महदूद है वो कैंसर, तो हम सर्जरी का ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन अगेन हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हम उस ट्यूमर को निकालेंगे या उस ब्रेस्ट को निकालेंगे तो हमें कितना ट्यूमर फ्री एरिया मिलेगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे मार्जिन्स ट्यूमर फ्री हो, इससे ट्यूमर दोबारा होने का चांस बहुत मिनिमल हो जाता है। अच्छा, ऐसे के लिए अगर तो बड़े ट्यूमर्स होते हैं, पेशेंट अगर बड़े ट्यूमर्स के साथ अच्छा, स्टेजेस के हवाले से आप बात कर रही हैं, तो कितने स्टेजेस होते हैं जो आपको लगता है कि स्प्रेड हो चुका है? बाकी इसमें 4 स्टेजेस होते हैं। इनकी बहुत गहराई में जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इसके अंदर हम ट्यूमर का साइज, बगल की गुठलियों का अमाउंट और डिस्टेंट मेटास्टेसिस जो लिवर और बोन में, इन सबको असेस करते हैं। उस हिसाब से स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास 2, 3, 4 में प्रेजेंट कर रहे होते हैं। 3, 4 तो वो है जो बिल्कुल ही ऑपरेबल नहीं होती, फंगेटिंग मास होगा या लोकली एडवांस्ड होगा, तो वो मसल इन्वेड कर लिया है या डिस्टेंट मेटास्टेसिस के साथ है, तो वो तो फिर डॉक्टर साहब के डोमेन में चला जाता है। एंड जो उससे पहले ट्यूमर्स हैं जो बड़े साइज़ के हैं और हमें लगता है कि इनको हम न्यू एडजुवेंट यानी कि सर्जरी से पहले कीमो दें और इनको श्रिंक करने में मदद
मिले, वो उसके लिए हम फिर डॉक्टर साहब के पास रेफ़र करते हैं। उससे बेनिफिट ये होता है कि हमारी सर्जरी बहुत इजी हो जाती है, ट्यूमर श्रिंक हो जाता है, हमें ट्यूमर फ्री मार्जिन्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, पेशेंट खुद भी बहुत सेटिस्फाइड होता है इस चीज़ के साथ कि मेरा ट्यूमर जो है वो दवाओं से ट्रीट कर रहे थे, क्योंकि पेशेंट सर्जरी पे तो भरोसा कर लेता है, कीमो रेडियो पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, तो उसके लिए पेशेंट का फेथ बहुत रीइंफोर्स हो जाता है, क्योंकि अगेन सर ने जैसे बोला वन मैन शो नहीं है, हम भी ये कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सब ने मिलके काम करना है। हम भी पहले दिन यही बताते सबसे हैं पहले तो पेशेंट का कॉपरेट जरूरी है, पेशेंट को एडजस्ट करना, और स्पेसिफिकली जब हम ये ब्रेकिंग द बैड न्यूज़ कर रहे होते हैं, वी मेक श्योर कि हमारे साथ कोई उसका अटेंडेंट, कोई हस्बैंड, कोई सपोर्टिव पर्सन उसके साथ मौजूद हो व्हेन वी आर डूइंग दिस थिंग, क्योंकि मरीज के साथ जो है वो ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, बहुत बाज मरीज खुद बहुत समझदार होते हैं। आजकल जो ख़वातीन आ रही है ना, दे हैव, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे साथ कुछ मसला है, और वो खुद आगे बढ़ के कहती हैं कि डॉक्टर साहब, और कुछ बिल्कुल उलट होता है। अच्छा, वो उनको तो होता होगा बस डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब कैंसर करके भेजेंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि कैंसर लोगों को ये भी मत है कि लग जाएगा, ऐसा कुछ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कम्युनिकेबल बिल्कुल भी नहीं है कैंसर नेचुरली। जी, फैमिली हिस्ट्री के मुतालिक हम ज़रूर रीइंफोर्स करते हैं, स्पेसिफिकली कि आपकी नानी, खाला, भांजी, बेटी, बहन, वालदा, इनमें से किसी को जेनेटिकली ट्रांसफर होने का होता है। हाँ। अच्छा, एक बात बताएं मुझे कि आप जैसे वालदा और नानी की बात करें, 2 जीन्स हो गई, कि कितनी जीन्स से आने के खतरात होते हैं, या फर्स्ट 2 जीन्स होती है, इस हवाले से थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, इनके BRCA 1 और 2, BRCA जीन्स 1 और 2 होते हैं, वो बेसिकली असेस होते हैं। वो हमारे जगह पे हम इनको जेनेटिकल एनालिसिस कर नहीं पाते पेशेंट्स की, बिकॉज नेचुरली हमारे लिए पेशेंट जो टर्न अप करता है वो बायोप्सी कराने के लिए, उसके लिए इकोनॉमिकल बर्डन होता है वो, और वो ट्रीटमेंट के मुतालिक सोचता आगे तो वो तो वहीं से कम हो जाता है कि मतलब मुझे अब आगे भी जाके ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तो कितना खर्चा होने वाला है। तो BRCA जीन्स 1 और 2 डजेंट एक्चुअली चेंज आर ट्रीटमेंट प्लान, बट हाँ, स्क्रीनिंग में और इन सब चीज़ों में वो बहुत हेल्प आउट करती है। हम लोग क्या बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कराई जाती, होती है लेकिन कराई नहीं जाती। ठीक है, ठीक है। नाज़रीन करीम, बात किया जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बताया, देखें कैंसर का मर्ज बेसिकली एक साथ रहने से, कैंसर की मरीज़ा के साथ रहने से, खाने पीने से या उसकी चीज़ इस्तेमाल करने से नहीं लगता। ये अपने जिस्म के सेल्स होते हैं जो न्यू सेल्स प्रोडक्शन करने लगते हैं, कि अगर मैं ये मिसाल इस्तेमाल करूँ कि घर के चरागों से घर को आग लग गई तो गलत ना होगा, क्योंकि और ये होता उसी वक्त है। बहुत सारी वजूहात के साथ साथ ये भी कि जब हम कवानीन कुदरत से निराफ करते हैं, जो परवरदिगार ने रात सोने के लिए बनाई है उसको सोइए, सुबह जल्दी उठिए, और जो चीज़ें उसने नेमतें अपनी अता की हैं कि फल, सब्जियां, फ्रूट्स अपनी सेहत और अपनी ज़रूरत के मुताबिक खाइए, तो यकीनी तौर पर हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। अब चलते हैं डॉक्टर आमिर की तरफ। डॉक्टर आमिर, आप मुझे एक बात बताइए कि हमने केमो की बात की, केमोथेरेपी करवाने से पहले और बाद की क्या एहतियात होती हैं, और पेशेंट की अपनी इम्यूनिटी पावर कितनी इस पर मैटर करती है? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि पेशेंट जहनी तौर पे मजबूत हो, क्योंकि कीमो आसान इलाज नहीं है। कीमो के बाद मरीज को मतली, उल्टी हो सकती है, मोशन हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ों में से कोई भी होती है, उसका एहतियातन पहले से दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें हो गई तो उसको फिर घर में नहीं बैठे रहना है, उसने फ़ौरन जो है ऐसे हॉस्पिटल में जाना है, या तो जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ पे करना है, जैसे हमारे अगर किरण में आ रहे हैं तो वहाँ पे आके कर लें, या किसी बड़े अस्पताल में जाएँ। अच्छा। जैसे आगा खान है, लियाकत नेशनल है, या ज़ियाउद्दीन है, या सरकारी अस्पताल में सिविल या जिना चले जाएं, वहाँ भी देख लिया जाएगा। उनको बताया कि जी मुझे कीमोथेरेपी लगी है, और कीमोथेरेपी के बाद ये हो रहा है, तो वो फिर डॉक्टर फ़ौरन समझ जाएगा कि कीमोथेरेपी की वजह से हो रहा है, तो उसकी ये दवाई हैं। अच्छा, तो उससे पहले क्या एहतियात करवाते हैं कि पेशेंट को खुद भी तो स्ट्रांग हो जाए कि ये बर्दाश्त कर सके? हर पेशेंट, अगर जो पेशेंट चल के क्लिनिक में आ सकता है ना, तो वो उमूमी तौर पे समझा जाता है कि उसको कीमोथेरेपी लग सकती है। अच्छा, अच्छा। उसका हार्ट की सूरत हाल बेहतर होनी चाहिए, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो मुनासिब होना चाहिए, 55 या इससे ज़्यादा होना चाहिए। बाकी और इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा एहतियातें नहीं है इसमें। अच्छा। कीमो के बाद की एहतियातें हैं। कीमो के बाद आपने कोई जरासीम वाली चीज़ कोई नहीं खानी है। अच्छा। मिसाल के तौर पे आपने पानी उबला हुआ पीना है या मिनरल वाटर पीना है, और खाना जो है अगर आपने दही वगैरह खाने का शौक है तो वह पैक वाला लें, आप खुला हुआ ना लें। अच्छा, ये भी सैलेड्स वगैरह ना खाएं। अगर सैलेड खाने हैं तो वो वाले खाएं जो पक्के हुए होते हैं। अच्छा, कच्ची चीजें नहीं खानी, कच्ची सब्जी, कच्चे फल, और फ्रूट्स वगैरह भी पील करके छिलके वगैरह उतार के खाएं। छिलके उतार के खाएं। फिर तो लोगों से मिलने में भी एहतियात करनी पड़ती है, कोई इन्फेक्शन ना लग जाए उसको। हाँ, ओपन जगह पे जा सकते हैं, जैसे किसी बाग वगैरह में
ओपन जगह में, ओपन एयर में जा सकते हैं, लेकिन जमघटे वाली जगह पे ना जाएं जहाँ बहुत ज़्यादा लोग हों। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर, जिनका ताल्लुक किरण हॉस्पिटल से, और डॉक्टर जवेरी इफ्तिखार जो कि शेड हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती है। और वहाँ पे एक महीने में, यानी कि जो पूरा अक्टूबर का महीना है, के अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और ऐसी जगह ये शेड हॉस्पिटल है जहाँ आबादी के लिए इस हॉस्पिटल का क़याम किसी नेमत से कम नहीं है। और रोज़ाना की बुनियाद पर डॉक्टर्स जो है वो मरीज़ों का मुआयना करते हैं। जो लोग मुआयना करवाना चाहते हैं वो इस एरिया में, तो वो डॉक्टर साहबा से रब्ता कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ है, अगर वो मुझे पहले तो बताइए कि कंसीव कर सकती है, और कर लिया तो प्रेगनेंसी में क्या सूरत हाल होगी ट्रीटमेंट के हवाले से? देखिए, बिल्कुल कंसीव कर सकती है, ऐसा कुछ भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट कंसीव नहीं कर सकती। और अगर दौरान हमल ये डायग्नोस हो जाता है कि पेशेंट को कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, तो देखिए मैमोग्राम ना भी हो, अल्ट्रासाउंड हो सकता है। अच्छा। और उसमें ये हो सकता है कि फर्दर आप जब उसमें देखते हैं डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम अवॉइड कर रहे होते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर पेशेंट कैन अंडरगो सर्जरी एज वेल, सर्जरी भी करवा सकता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में कीमो भी बहुत सेफ होती है, अच्छा। करवाई जाती है। अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसमें से एक जैसे ट्यूमर बोर्ड रहता है, टेलर ट्रीटमेंट बना दी जाती है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, तो उस पेशेंट के हिसाब से वो टेलर ट्रीटमेंट बन जाती है। अच्छा। और उस हिसाब से शी कैन ईजिली गो थ्रू अपनी प्रेगनेंसी का पूरा स्टेज। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लाइलाज रहेगी उस पूरे 9 महीने, इलाज भी हो सकता है, सर्जरी भी हो सकती है। फर्स्ट 3 मंथ्स जो फेज होता है जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है फीटस के ऊपर, उसमें अवॉइड कर रहे होते हैं। और लेकिन उसके बाद वी कैन गो अहेड। बाकी ये कि शील्ड वगैरह पहन के चेस्ट एक्सरे कराना है या वो सब चीज़, सीटी वगैरह हम अवॉइड करते हैं, नेचुरली इसमें रेडिएशन बहुत होती है। लेकिन ये कि जो चीज़ें मुमकिन है वो ऐसा नहीं है कि लाइलाज है। और जब प्रेगनेंसी के बाद बेबी डिलीवर हो गया तो मदर फीड करवा सकती है या नहीं? अफेक्टेड तो डेफिनेटली नहीं। देखिए, कीमो की ड्रग्स वगैरह पे, और कोई ऐसी ड्रग है जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बेबी को, तो वो ना करे। लेकिन बाकी इसमें कोई ऐसा एहतियात के साथ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आमिर, आपकी तरफ होंगे, आप मुझे एक बात बताइए कि अभी हम कीमो पे बात कर रहे हैं, कीमोथेरेपी का जो सेशन डिफरेंट होते हैं ड्यू टू द कंडीशन ऑफ पेशेंट, तो आप मुझे एक बात बताइए कि बहुत कॉस्टली है ट्रीटमेंट या क्या इसका तरीक़ाकार होता है? कीमो मरीज़ पे मुनहसर है। अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो उसके अंदर कीमो ज़्यादा होगी, और उसके अंदर और थोड़ा सा एडवांस स्टेज है, थर्ड स्टेज है। और हाई रिस्क पेशेंट है तो उसके अंदर तकरीबन 4 साइकिल 3 हफ्ते वाले लगते हैं, फिर अच्छा। 12 साइकिल जो है हफ्ते वाले लगते हैं, तो तकरीबन 16 साइकिल लगते हैं। उसके अलावा अब जैसे जैसे तरक्की हुई है तो टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं। टारगेटेड थेरेपी जो होती हैं वो सिंपली जस्ट लाइक इंसुलिन की तरह वो ओपीडी में लग जाती हैं, वो लगा के पेशेंट घर जा सकता है। अच्छा। थोड़ी सी महंगी ज़्यादा होती हैं वो। कीमोथेरेपी का उमूमी तौर पे 10-12 हज़ार का एक साइकिल होता है, अच्छा। ठीक है ना, लेकिन टारगेटेड थेरेपी जो होती हैं वो महंगी होती हैं। अच्छा, एक कैलकुलेटेड सेशन मुझे बताएं कि इस पेशेंट को हमने, मतलब कि कैंसर का पेशेंट है किसी भी हवाले से, कि 4 दफ़ा आएगा, 5 दफ़ा आएगा, फॉलोअप में कंटिन्यू रहेगा, क्या तरीक़ाकार होता है? कीमोथेरेपी के जो इब्तदाई जो मराहिल होते हैं उसके अंदर 4 साइकिल 3-3 हफ्ते पे लगते हैं। वो पेशेंट 3-3 हफ्ते बाद आएगा, कीमोथेरेपी लगवाएगा, दाखिल नहीं किया जाएगा, पेशेंट अच्छा। आएगा, डे केयर में लगवा के घर चला जाएगा। उसको बतला दिया जाएगा अगर उल्टियाँ हो, मोशन हो, तेज़ बुखार हो, कमज़ोरी महसूस हो, गले में तकलीफ हो तो फ़ौरन रब्ता करना है, देर नहीं करनी है। अच्छा। अच्छा। और उसके बाद फिर जो है वो 3-3 हफ्ते के जब 4 साइकिल हो जाएंगे, उसका रिस्पॉन्स असेसमेंट होगा कि जी ट्यूमर सिकुड़ रहा है नहीं सिकुड़ रहा है, उसके बाद फिर हफ्ते में आएगा। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपके पास कोई ब्रेस्ट कैंसर की मरीज़ आई है, अब आपको पहले उसको सर्जरी करनी है, कीमो, तो क्या आप डॉक्टर साहब से रब्ता करती हैं? आप लोग की पूरी टीम वर्क होता है, क्या तरीक़ाकार होता है? अगेन व्हेन वी स्टेज द डिजीज़, अगर सर्जिकली रिसेक्टेबल है ट्यूमर, ऑपरेबल है, तो हम वी कैन गो फॉर, पहले हम सर्जरी की तरफ जाते हैं। अच्छा। ठीक है। अगेन अगर हमें लगता है कि ट्यूमर सर्जरी से बेनिफिट पेशेंट नहीं करेगा और इसको रिग्रेस होना चाहिए ट्यूमर को, तो हम डॉक्टर साहब के पास पहले भेजते हैं। लेकिन हम काउंसिल ये करते हैं पेशेंट को एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, और उसको बताते हुए कि ये ऐसा नहीं है कि सर्जरी करा के वो मुतमईन होकर घर बैठ जाएं कि मेरी ट्रीटमेंट मुकम्मल हो चुकी अच्छा। है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, टोटली सर्जरी पे डिपेंड करता है। और अगर हम मेस्टेक्टमी कर रहे हैं, देखिए सर्जरी की भी 2 किस्म है। अच्छा। एक है ब्रेस्ट कंजर्वेशन, जिसमें ब्रेस्ट में सिर्फ गुठली निकाली जाती है और बगल की सफाई की जाती है, ठीक है, अलग। और एक होता है जिसमें हम पूरे छाती रिमूव करते हैं, साथ में बगल के गुदूद भी निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक तो नंबर ऑफ गुदूद जो निकलते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनमें कितने कैंसर पॉजिटिव है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सर्जरी की कौन सी वाली ऑप्शन हमने चूज़ किया है, BCT मतलब ब्रेस्ट कंजर्वेशन चूज़ किया या पूरी छाती रिमूव हुई है, ये हम उस प्रोग्राम से मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस करी थी इस चीज़ को कि हमारे लोकेलिटी के अंदर हमारे में लोगों का फॉलोअप
बहुत कम है, लॉस टू फॉलो अप हो जाते हैं पेशेंट। तो अच्छा। हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बहुत ज़्यादा मरीज़ के लिए नहीं सोच पाते, क्योंकि हमारा मरीज़ तो ओपीडी से ही भागने की करता है सर्जरी के बाद। बिल्कुल। तो हम उसको समझा रहे होते हैं कि नहीं, आपकी ट्रीटमेंट बिना कीमो रेडियो की नहीं मुकम्मल होगी। अच्छा। आपको डॉक्टर साहब के पास लाजमी जाना है, अपनी ट्रीटमेंट मुकम्मल करानी है, और फिर फॉलोअप्स भी है इसके बाद। ये नहीं कि कीमो रेडियो होकर कहानी ख़त्म हो जाती है। अच्छा। जैसे कि उन्होंने कहा कि कुछ अरसे तक टैबलेट्स लेनी पड़ती है, हार्मोन थेरेपीज होती हैं, प्लस फॉलोअप्स अच्छा। कि रिकरेंस ऑफ द डिजीज हो सकती है, किसी भी लेवल पे हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और शेड फाउंडेशन की डॉक्टर जवीरी इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं, और वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे मरीज़ों की जो है वो ट्रीटमेंट भी की जाती है और उनका मुआयना भी किया जाता है। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर, जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में एक छोटा सा ब्रेक के मिलते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में, और आज हम जान रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, और हमारी कोशिश है कि हम आपको जितनी ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें ताकि आप लोग अपना खुद से मुआयना करें और इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपने कहा कि बहुत सारे सेशन के बाद भी पेशेंट को फॉलोअप में रहना है, रेडिएशन भी करनी है, तो वो कितने वक्त तक होता है इलाज मरीज़ का? देखिए, ये डिफरेंट होता है। अच्छा। ये ऑन्कोलॉजिस्ट ही ज़्यादा गाइड कर रहा होता है पेशेंट को रिगार्डिंग अगर ट्यूमर टाइप क्या है, किस स्टेज पे प्रेजेंट हुआ है, क्या उसके हालात रहे हैं पोस्ट एंड प्री सर्जरी। इसमें यूजुअली ये होता है कि पेशेंट को एनुअल मैमोग्राम्स की ज़रूरत पड़ती रहती है। अच्छा। अगर किसी भी सूरत में उसको फील होता है कि उसकी प्रीवियस सर्जिकल स्कार के ऊपर कोई नोड्यूल आ रहा है या बगल में कोई और गुठली नुमाया और ये सिला की जगह के अंदर, तो फिर MRI के लिए हम रिकरेंस के लिए MRI कराते हैं चेस्ट का, और फिर हम जो इसके अंदर रीबायोप्सी भी करते हैं अगर ज़रूरत अच्छा। पड़ती है। जी बिल्कुल, रीबायोप्सी भी करते हैं पेशेंट्स की अगर ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन देखें, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं इस पूरे अवेयरनेस सेशन के अंदर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के ऊपर, कि खुद मुआयना करने के ऊपर, ये जो खुद मुआयना खुद मुआयना खवातीन कैसे कर सकती हैं? थोड़ा सा ये इस तरीके से समझाएं जो लोगों को समझ आ जाए। अगर जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए कोट यूज़ होता है ना कि अर्ली डिटेक्शन से, मतलब जल्दी तशखीस जो है वो जान बचा लेती है। ये जो जल्दी तशखीस है, ये आया मैमोग्राम के जरिए होगी, और मैमोग्राम में होते हैं पैसे खर्च। तो इससे ज़्यादा ईजी चीज़ जो है वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपना खुद मुआयना करना, जिसमें हम रिकमेंड करते हैं कि मंथली या 2 मंथली खवातीन खासतौर पर अपनी माहवारी से फारिग होके 1 हफ्ते बाद, या अगर जैसे पोस्ट मेनोपॉजल विमेन है 40+, तो मंथ में कोई फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ या सोच लें, अपनी डेट डिसाइड कर लें कि मैं उसमें मुआयना कर लूँगी, जिसमें छाती, निपल के नीचे, निपल के अतराफ़ में उसको दबा के चेक करना, कोई खूनी मवाद ना हो, बगल के अतराफ़ में चेक करना, ये सारी चीज़ें। इसमें बैठ के भी करना है, मिरर के सामने भी खड़े होकर करना है, लेट के भी एग्जामिन करना है, और इसमें आपने क्या चीज़ें असेस करनी हो, मैंने आपको पहले भी बताई, जैसे गुठली वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये सबसे ईजी मेथड है। और जब भी हम अवेयरनेस सेशंस जैसे हम शेड में भी कर रहे होते हैं, तो हम ये हमारा ये गोल है कि जितने लोग अटेंड कर रहे हैं अवेयरनेस सेशन के, वो घर जाकर उतनी खवातीन को मजीद ये चीज़ कन्वे करेंगे कि, क्योंकि इसके लिए कोई आपको हाई-फाई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ये तो सिर्फ एक वो चीज़ इन्फॉर्मेशन है जो हम एक दूसरे से शेयर करें। मैसेज आपने जो सीखा है वो दूसरों को सिखाना है। एग्जैक्टली, और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ को लोग देख के, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो लोग गूगल और यूट्यूब पे वीडियोस चेक करते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की, और वो उसी तरह अपना एग्जामिनेशन करके औरतें हमारे पास आती भी हैं। अच्छा। बिल्कुल, कि हमने अपना मुआयना किया, हमें ये लगा, लेकिन आप और बेहतर तरीके से देख लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हम ये ब्रेस्ट कैंसर का फैलने का रेशो क्या है, और डेथ रेशो, सर्वाइवल रेशो? देखिए, अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं ना, तो एशिया के अंदर पाकिस्तान इज़ द हाईएस्ट कंट्री जिसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रेट है। अच्छा। एंड तकरीबन जो अभी रिसेंट बिल्कुल अपडेटेड डेटा नहीं, लेकिन जो जैसे कुछ साल 1-2 साल पुराना डेटा है कि तकरीबन एनुअली हमारे पास 42,000 के करीब डेथ्स सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर से हो रही है। हम डेथ रेशो पे बात कर रहे थे, तो तकरीबन जो सालाना डेथ्स पाकिस्तान के अंदर ब्रेस्ट कैंसर से होती है वो तकरीबन 40,000 प्लस हैं, और इसके अंदर ये यूजुअली वो ख़वातीन होती हैं जो कि हमारे पास लेटर स्टेज के अंदर प्रेजेंट कर रही है, और वो इनक्योरेबल, इलाज के काबिल नहीं होता वो कैंसर। कुछ पेशेंट्स होते हैं ना जो आपको सारी ज़िंदगी याद रहते हैं, उनमें से एक पेशेंट था मेरा, पेशेंट मुझे आज तक याद है, बलूचिस्तान से पेशेंट आई थी। अच्छा। एंड उस पेशेंट ने द मोमेंट उसने अपनी कमीज़ ऊपर की, उसके ब्रेस्ट से कीड़े मेरे पाँव पे गिरे। ओह माय गॉड। तो दैट वाज दैट मोमेंट, जिस वक्त अब मैं भूल नहीं सकती। नेचुरली हम उस स्टेज पे होते हैं कि हम बिल्कुल घिन नहीं खाते अपने मरीज से, लेकिन उसके अंदर पेशेंट को रीअश्योर करना कि इतना बड़ा फंगेटिंग मास उसके अंदर, जिसके अंदर पूरे मैगेट्स भरे हुए थे,
मतलब ये प्रेजेंटेशंस हैं पेशेंट की, आप सोच सकती हैं कि पेशेंट इस कंडीशन में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो डॉक्टर साहब इस कंडीशन में आने में टाइम तो लगा होगा, ये कितना टाइम अंदाजा है आपके हिसाब हमारे से? मुल्क की खवातीन अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करती ही नहीं है, अपनी फैमिली की हेल्थ, अपनी फैमिली के इश्यूज़ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। और बाज़ वक्त बताऊँ, इसमें बहुत सारे बैरियर्स हैं, इस पर अगर बात करेंगे तो तकरीबन कल एक प्रोग्राम हो जाएगा। तो बैरियर्स के मुतालिक अगर हम बात करते हैं ना, तो शर्म का बैरियर, एक्सेसिबिलिटी का बैरियर, इकोनॉमिकल बर्डन के मैं कोई परेशानी ना पैदा कर दूँ अपने घर के अंदर, ऐसे ही है। अपने बाप को कैसे बताऊँ, अपने शौहर को तो बताऊँ, अपने घर वालों को कैसे बताऊँ, अपने बेटों को कैसे बताऊँ। बुजुर्ग ख़वातीन आती हैं कि हमारे पास डॉक्टर साहब मैमो करवाने का, आप कह रही बायोप्सी, हम ज़रा 6 महीने ठहर के करा लें, हम वहाँ जा रहे हैं, हमारी शिफ्टिंग हो रही है। मतलब लोग प्रायोरिटाइज करते ही नहीं इस चीज़ को। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोग कितना अपने आप को, अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। नाज़रीन किराम, जिस तरीके से डॉक्टर साहिबा ने बताया, वो जो उन्होंने केस किया, जो डिस्कस किया कि इस तरीके की एक पेशेंट भी आई थी, तो खैर अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इस कंडीशन में आने से पहले अपने आप को संभाल लीजिए, देख लीजिए। क्योंकि देखिए, एक औरत पूरा ख़ानदान चलाती है, औरत सेहतमंद है तो समझे एक ख़ानदान, एक नस्ल सेहतमंद है। नॉर्मली नज़ला ज़ुकाम बुखार सबको होता है, तो भी हमारे घर का निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है अगर घर की औरत पड़ जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि आपने पूरी एक नस्ल, एक पूरा ख़ानदान को चलाना है। और इस हवाले से डॉक्टर साहब आपकी तरफ मैं आऊँगी कि जब आपके पास कोई मरीज़ आता है, कैंसर की आपने ट्रीटमेंट कर दी, तो क्या मतलब कभी होता है कि बढ़ने के चांसेस होते हैं या ठीक हो जाता है? इस हवाले से थोड़ा बताएं मुझे। देखिए, कैंसर के काफ़ी पेशेंट, ब्रेस्ट कैंसर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल पेशेंट अगर 3rd स्टेज तक भी है तो उसमें काफ़ी क्योर रेट काफ़ी ज़्यादा है। हमारे पास 15-15, 20-20 साल से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, कहने लगा कि पेशेंट आई और मुझसे कहने लगी कि जी हमें 12 साल पहले आई थी। मैंने कहा तो अब अगर आप अभी भी नहीं आती तो हो सकता है हम आपका रिकॉर्ड ही ज़ाया कर लेते, कि हमारा ये ख्याल था कि 12 साल तक नहीं है, या तो ठीक हो गई है या फिर चली गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। तो 15-15, 20-20 साल से भी आ रहे हैं लोग। अच्छा। अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, बहुत से लोग बड़े रेगुलरली आते हैं, 4-4 महीने का फॉलोअप होता है, जल्दी तो आना होता नहीं है। या उससे कहते हैं कोई तब्दीली आए तो तब्दीली से होशियार, तब्दीली कोई आए तो फ़ौरन आ जाए, वरना 4 महीने बाद आ जाएं। अच्छा, जो मेडिकेशन की जाती है तो उसका क्या तरीक़ेकार होता है? डेली बेसिस पे होती हैं या क्या? टैबलेट, खाने वाली टैबलेट जो होती है वो तो डेली बेसिस पे ओरल होती है। टैबलेट्स होती है। ओरल टैबलेट तो जो हार्मोन की टैबलेट होती है वो डेली खानी होती है। हम उनसे कहते हैं कि नाश्ते के बाद खा लें, एक टाइम मुकर्रर कर लें ताकि फिर मिस ना हो। अच्छा। बहुत महंगी भी नहीं होती, हमारे हॉस्पिटल में तो खैर फ्री भी मिल जाती है। इतनी महंगी भी नहीं होती। लेकिन बाज़ लोगों के लिए महंगी होती है, बाज़ लोगों के लिए आने जाने का किराया भी महंगा होता है। बहरहाल आजकल महंगाई भी तो डॉक्टर साहब इतनी बढ़ गई है कि लोग सोचते हैं कि हम खा लें या मेडिसिन कर मेरा लें। ख्याल है कि सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस अक्टूबर के सेशन में ना मल्टीपल जगह पे, जैसे कि हमारे शेड में अवेयरनेस सेशंस हो रहे होते हैं, हम लोग पूरे मंथ फ्री कैंप्स करते हैं। मैं और मेरे साथ की और जो फीमेल ब्रेस्ट सर्जन्स हैं, वी डू ब्रेस्ट कैंप्स पूरे हफ्ते हम लोग करते हैं, फ्री कैंप्स। एंड इसके अलावा मतलब मैमोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड पे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये वो चीज़ टाइम है कि अगर कोई नहीं भी प्रायोरिटाइज कर रहा अपने हेल्थ को, तो उस कम से कम हाँ, उस फ्री, अब टाइम में इससे आ ज़्यादा जाए। हम घर आ तो नहीं सकते, घर आने के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कि वी आर ऑफरिंग आवर सर्विसेज फॉर फ्री। तो मतलब आप आएँ और अपना फ्री मुआयना कराएं। मैं और मेरे साथ की जो कोलीग्स हैं ब्रेस्ट सर्जन्स, वो सारी हम पूरे वीक करते हैं। तो पूरे मंथ तकरीबन हमारी फ्री मल्टीपल ओपीडीज होती है। ऐसा नहीं कि अगर एक हफ्ते मिस कर दिया तो रह गई, पूरे मंथ चलती है। और ये इवेंट हम हर साल प्लान करते हैं। तो मेरे ख्याल है इस तरह के बहुत सारे सेशंस थ्रू आउट कराची, थ्रू आउट पाकिस्तान होते हैं। तो मेरे ख्याल है इससे कोई वो बस हमारे प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम की तरफ से आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी आवाम के लिए? प्लीज़ मैसेज। अपना ख्याल रखें, अपनी केयर करना कोई खुदगर्जी नहीं है, अपना ख्याल रखना बिल्कुल खुदगर्जी नहीं है। अगर बीमारी हो गई है तो फैसला खुद करें, घर वालों को फैसले में शामिल करें, लेकिन इलाज में देर ना करें। बिल्कुल सही जनाब। डॉक्टर साहब आप? मेरा कहना सिर्फ ये है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर के बारे जो मिसकंसेप्शन है कि ट्रीटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे अच्छा क्योरेबल रेट के साथ ब्रेस्ट कैंसर इजीली ट्रीटेबल शुरू में पता अर्ली चल जाए, डिटेक्ट हाँ। हो जाए तो, और प्रॉपर लोगों के पास जाए तो। बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है हकीम और होम्योपैथिक्स, वेरी सॉरी टू से, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाने का, जिसमें पेशेंट बहुत डिटोरिएट हो जाता है। तो मेरा टेक होम मैसेज ये कि एक सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन
और एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन इज़ नॉट अ क्योर फॉर कैंसर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ठीक है जनाब। नाज़रीन, आज हमने बात की ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से और आपको जो अवेयरनेस दी है, जिस तरीके से डॉक्टर आमिर ने बताया कि देखें बेशक ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, बीमारी अल्लाह की तरफ से ज़रूर आती है, लेकिन हमें अपनी नबी की सुन्नत पर अमल करते उस पर इलाज कराना ज़रूरी है। ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, सदका जारी है, उसमें भी हमारे गुनाह बख्शे जाते हैं। और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की कि हमें अगर कोई बीमारी शुरू में पता चल जाती तो वो उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाती है और उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा होता है। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी से डॉक्टर सादिया मोइन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रहे, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।